लंदन की इस भीड़ को देखिए। लंदन की यह भीड़ आम फलस्तीनी के पक्ष में मैदान में उतरी है। सेंट्रल लंदन के इस हुजूम पर गौर कीजिए दोस्तों। आज उनकी जनता सड़कों पर उतरी है और कह रही है कि इस्राएल जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों पर निशाना साध रहा है, उस पर उनका अपना देश खामोश है। उनका अपना देश यह कह रहा है कि फलस्तीनियों के पक्ष में आवाज उठाओगे तो हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। आज वो भीड़ सड़कों पर उतरी है। वो भीड़ अपनी सरकार को फर्क बता रही है। हमास और आम फलस्तीनी के बीच का जो फर्क है वो बतला रही है दोस्तों। लंदन के पत्रकार हैं परवेज आलम, उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। परवेज आलम यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर ये जो आम जनता उतरी है, ये हमास के पक्ष में नहीं उतरी है, ये फलस्तीनी के पक्ष में उतरी है, जिस बेकसूर आम फलस्तीनी पर इस्राएली सेना ने कहर ढा रखा है। उनकी कार्रवाई किसी आतंक से कम नहीं है। यहां पर परवेज आलम यह बता रहे हैं कि लंदन की वही भीड़ है जो 1950 से आम फलस्तीनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यह वही लंदन की जनता है जिसने रंग भेद नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह वही लंदन की जनता है जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, चाहे वो इराक हो, वियतनाम हो या अफगानिस्तान हो। आज ये लोग सड़क पर उतरे हैं दोस्तों। परवेज आलम इस शख्स का भी जिक्र करते हैं जिनका नाम है नीर अविशय कोहेन। कौन है नीर अविशय कोहेन दोस्तों? नीर अविशय कोहेन इस्राएली डिफेंस फोर्स में एक सैनिक थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है लव इजराइल सपोर्ट पैलेस्टाइन, यानी कि मैं इस्राएल से मोहब्बत करता हूं मगर फलस्तीन का समर्थन करता हूं। और यह आदमी इस्राएली सेना में था। इस व्यक्ति ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा है दोस्तों, उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरह से दुनिया ने इस वक्त आंखें मूंद रखी हैं इस्राएली सेना के आतंक को लेकर। वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इस्राएली राष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं या इस्राएली सेना जो करने जा रही है, वो कल्पना से भी विचित्र है। इंतजार करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले नीर अविशय कोहेन ने क्या कहा है, जो आगे के लिए रास्ता है। नीर अविशय कोहेन ने कहा है, एट द एंड, आफ्टर ऑल द डेड इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस आर बेरिड, आफ्टर वी हैव फिनिश्ड वॉशिंग अवे द रिवर्स ऑफ ब्लड, the people who share a home in this land will have to understand that there is no other choice but to follow the path of peace. That is where true victory lies. इसका हिंदी में अनुवाद किया है जो नीर अविशय कोहेन, जो कि एक इस्राएली सैनिक लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खून बहाने के बाद, इस्राएलियों और फलस्तीनियों को दफन करने के बाद, जब हम नदियों में खून जो है बहा देंगे, उसके बाद एक ही रास्ता बचेगा, शांति का रास्ता। और शांति का रास्ता ही सही मायने में अंतिम जीत होगी। बड़ा सवाल यह कि क्या दुनिया के नेता इस संदेश का पालन करेंगे? क्योंकि दोस्तों, जो खबर इस वक्त गजा से आ रही है, जो खबर इस संघर्ष से आ रही है, वो बहुत चिंताजनक है। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, इस्राएल ने क्या ऐलान कर दिया है। Israeli military has directed the evacuation of northern Gaza, a region that is home to 1.1 million people, within 24 hours, according to the UN spokesperson. संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा है कि इस्राएली सेना ने उत्तरी गजा, जहां करीब 11 लाख लोग बसते हैं, उनसे कह दिया कि आप उत्तरी गजा खाली कीजिए। यहां दो सवाल हैं दोस्तों। क्या इस्राएली सेना के अंदर की इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? जिन 11 लाख लोगों को आप उत्तरी गजा खाली करने के लिए कह रहे हैं, उनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पैदा हुए 10 दिन नहीं हुए हैं, और आप यह कह रहे हैं कि उस पूरे इलाके को खाली कर दें। आप क्या सोच रहे हैं? 11 लाख लोग उसे खाली कैसे करेंगे? और सबसे शॉकिंग बात, इस बात की जानकारी कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र इस ज्यादती पर खामोश क्यों है?
इससे बड़ी कोई मानवीय त्रासदी नहीं हो सकती है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो हमास ने किया वो एक आतंकवादी हरकत है, मगर जो फलस्तीनी जनता के साथ किया जा रहा है वो किसी आतंक से कम नहीं है। इस्राएली सेना एक देश की सेना है, इसलिए उसे आतंकवादी नहीं करार दिया जा सकता, मगर जो आप कर रहे हैं वो आतंक से कम नहीं है। शॉकिंग है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 11 लाख लोग रातों रात 24 घंटे के अंदर एक पूरे इलाके को खाली कर दें और पूरा जो दुनिया है, पूरे जो पश्चिमी देश हैं, इस पर खामोश बने हुए हैं? क्यों, मैं समझना चाहता हूं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस्राएली राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही शॉकिंग है। अंग्रेजी में क्या बयान है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। In comments on Friday, Israel's President Isaac Herzog said Palestinians in Gaza were collectively responsible for the attack. It's not true, this rhetoric about civilians not aware and not involved. It's absolutely not true, he said. They could have risen up, they could have fought against the evil regime which took over Gaza in a coup d'etat. यहां पर इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग कह रहे हैं कि जो गजा के फलस्तीनी हैं वो लोग इसराइल पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार हैं। वो आगे ये भी कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमास जो है वो इसराइल पर हमला कर रहा हो और आम फलस्तीनियों को इसकी जानकारी ना हो। वो आगे ये भी कहते हैं कि वो लोग हमास के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति हर्जोग कई मायनों में गलत बयानी कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कैसे। मोसाद, जो कि दुनिया की सबसे काबिल गुप्तचरी संस्था है, उनको नहीं पता चला इस हमले के बारे में। आप ये सोच रहे हैं कि आम इंसान को पता होगा? और यह आदमी यानी इस्राएली राष्ट्रपति आतंकी हमास को आम फलस्तीनी के साथ इक्वेट कर रहा है, उनके समकक्ष ला रहा है। इन फलस्तीनियों में ऐसे बच्चे भी हैं जो 5-5 साल के हैं, जिन्हें पैदा हुए 2 दिन नहीं हुए हैं। तो क्या इस्राएली राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन के बच्चे जो हैं वो हमास के साथ मिले हुए हैं? कोई व्यक्ति इस तरह की बात कैसे कर सकता है और दुनिया इस पर खामोश कैसे रह सकती है? दोस्तों, इस्राएली सेना जो कर रही है वो निहायत ही खतरनाक है दुनिया की शांति के लिए, और उसका निशाना अब सिर्फ हमास नहीं है। मैंने आपसे कहा था इसी मंच पर और फिर दोहराना चाहूंगा, हमास ने जो आतंकी हमला किया उसका बदला लेने का अधिकार इस्राएल को है, मगर आपको लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। वो लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी हमास जो कि एक आतंकी है, और आम फलस्तीनी जनता, उसका खमियाजा बच्चे, औरतें, बुजुर्ग नहीं भुगत सकते। ये जो दोनों खबरें हैं बहुत चिंताजनक है दोस्तों। एक तरफ इस्राएली सेना ने कह दिया कि 24 घंटे में 11 लाख फलस्तीनी जो हैं वो उत्तरी गजा से बाहर हो जाएं, और दूसरी तरफ इस्राएली राष्ट्रपति हर्जोग ये कह रहे हैं कि आम फलस्तीनी हमास के साथ मिला हुआ है और वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार हैं। क्या वो एक नरसंहार की नींव रख रहे हैं? क्या वो एक जेनोसाइड की नींव रख रहे हैं? उसे अब से जायज कर रहे हैं और अमेरिका खामोश है, चुप है, क्यों? दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर दी जाए, मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा से ही हमास और आम फलस्तीनी के बीच में एक महीन रेखा खींची है। मैंने हमेशा इन दोनों के बीच के फर्क को बतलाया है। आप में से जो लोग मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको भी इस फर्क को समझना पड़ेगा। फलस्तीनियों के पक्ष में आवाज बुलंद करना सिर्फ इस देश के मुसलमान का काम नहीं, इस देश का जो बहुमत है उसे भी आम फलस्तीनी के पक्ष में आवाज बुलंद करनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए क्योंकि भारत का यह पारंपरिक रवैया रहा है। पढ़िए भारत पारंपरिक तौर पर क्या कहता रहा है। याद कीजिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में फलस्तीन के बारे में क्या कहा था। भारत का यह आधिकारिक पक्ष है कि हम स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में हैं। इसीलिए हमें आज जब इस्राएली सेना इस तरह से आतंक और कहर ढा रही है आम फलस्तीनी के ऊपर, उनके पक्ष में सामने आना चाहिए। इसे हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं कर सकते हैं।
और मुसलमानों को भी यह नसीहत, उस फर्क को समझिए, हमास जो एक आतंकवादी गुट है और आम फलस्तीनी। हर राइट थिंकिंग भारतीय, मेरे जैसा भारतीय जिसके दिल में अब भी इंसानियत है, वो व्यक्ति आम फलस्तीनी के पक्ष में है। इस्राएली सेना की ज्यादती, उनके आतंक का विरोध करेगा, मगर हमास जिस तरह से बेकसूर इस्राएलियों पर निशाना साधता है, उसके साथ में कभी नहीं खड़े हो सकता। एक लंबा चौड़ा इतिहास है, आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरह से फलस्तीनियों के साथ इस्राएली सेना ने ज्यादती की है, लगातार की है, बार बार की है, और इस मंच पर मैं उस मुद्दे को उठाता रहा हूं। हर भारतीय को इस समझना पड़ेगा, इस फर्क को समझना पड़ेगा। अगर आज फलस्तीनियों के पक्ष में कोई आवाज बुलंद कर रहा है तो वो आतंक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भारतीय रुख को दोहरा रहा है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में उसी बात को दोहराया था। उसने फिर स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में अपनी बात कही थी कि नहीं कही थी? ऐसे में अगर कोई छात्र फलस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो तो भारतीय रुख को ही दोहरा रहा है ना। मगर हां, उसके नाम पर अराजकता नहीं फैलाई जा सकती, हमास के पक्ष में आवाज नहीं बुलंद की जा सकती। इंसानियत का यही तकाजा है दोस्तों, सुलझा हुआ संवाद इसी को कहते हैं। अगर आप दोनों पक्ष के विलन्स की आलोचना कर रहे हैं, दोनों पक्षों के खलनायकों की आलोचना कर रहे हैं, तो आप मंकी बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, आप बेवजह बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, नहीं। आप अपने दर्शकों को हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। और गोदी मीडिया से हाथ जोड़कर प्रार्थना, मैं आपको टाइम्स नाउ नवभारत का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। एक ऑपरेशन चल रहा है, नाजुक दौर में है, और टाइम्स नाउ नवभारत का रिपोर्टर चिल्ला रहा है, और फिर एक इस्राएली सैनिक करता है, भैया खामोश हो जा तू, तो हमको मरवाएगा। वो क्लिप देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए। और एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो रहा है और सभी को डरते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट पड़ सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लेटे हुए दीवारों के पीछे इस समय छुपे हुए, इस समय हालत बहुत ही नाजुक यहाँ बताई जाती है। आप देख सकते हैं जो भी कोई शख्स है, चाहे सुरक्षाकर्मी है या चाहे कोई इजराइल की फोर्सेस का है या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का, आप देख सकते हैं सभी इस समय जमीन पे लेटे हुए हैं। कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे रॉकेट फटा था, 5 मिनट पहले, और एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि लगातार हमास यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार कोशिश देखिए समय किस तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए हल्के हल्के उठने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत का नहीं है, कई मीडिया, दुनिया भर की मीडिया ने कई ऐसी मिसाल पेश की हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं किस तरह से इस्राएली सेना के हमले में रॉयटर्स के रिपोर्टर्स मारे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स मारे गए हैं। मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें एक फलस्तीनी पत्रकार रो रहा था, उसके हाथ में कैमरा है, वो फिल्मा तो रहा था उस त्रासदी को, मगर उसके जहन में डर था अपने परिवार के लिए कि क्या मेरे बच्चे जिंदा हैं। पत्रकारों का एक अहम किरदार है दोस्तों यहां, मगर इस तरह की कॉमेडी मत कीजिए। टाइम्स नाउ नवभारत का यह रिपोर्टर भी अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहा है। मैंने ऐसे मौकों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैं समझता हूं इसके क्या मायने हैं, मगर ऐसा कॉमेडी शो मत कीजिए, ऐसा ड्रामा मत कीजिए। वो जो रिपब्लिक का वो कौन सा एक पगलैट संपादक है ना, जो ड्रग्स दो, उससे इंस्पायर होकर ग्राउंड में रिपोर्टिंग मत कीजिए। आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, और उस इस्राएली सैनिक ने आपसे कहा भी कि ऐसी हरकतें मत करो, नुकसान आपका है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो बातें मैंने आपसे कही, आपने मेरी बातों को समझा होगा, चाहे मीडिया की बातें हो या जो संघर्ष इस वक्त गजा में चल रहा है उसको लेकर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, इंसानियत के नाते आप उन बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से मैंने इस्राएल और फलस्तीन के मुद्दे पर अपनी बात रखी है, कई लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ निशाना साध रहे हैं, मेरे खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग यह बात है कि मुझे इस्लामोफोब कहा जा रहा है, यानी कि इस्लाम के खिलाफ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर मैं किसी आतंकवादी गुट की आलोचना करता हूं तो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो सकता है? अगर मैं फलस्तीनी के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं तो वो भारत विरोधी या इस्लाम के खिलाफ कैसे हो सकता है?
मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति इंसानियत के नाते अपनी बात रख रहा है, दोनों पक्षों के विलन्स की आलोचना कर रहा है, तो क्या उसे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या आप उससे जीने का अधिकार या अपनी बात कहने का अधिकार भी छीन सकते हैं? पहले ही कुछ लोग जो हैं मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करके, एजेंसीज मुझ पर दबिश डाल के, चाइना से संबंधित मेरे खिलाफ एक झूठा प्रचार चला रहे हैं। एक प्रचार तंत्र है जो आए दिन मुझे एंटी नेशनल, एंटी हिंदू कहते रहता है, और अब कुछ छुड़भैये आ गए हैं जो मुझे एंटी इस्लाम कह रहे हैं। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, इस सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात कहना बंद कर दूंगा, तो आप गलत फहमी में हैं। मेरी डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं है, और क्यों मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैं अपनी बात साफगोई से कहता हूं, मैं अपनी बात तथ्यों के आधार पर कहता हूं। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं तुरंत उसके लिए खेद जतलाता हूं, माफी मांगता हूं। मेरी एक एक शब्द में साफगोई है, ट्रांसपेरेंसी है, और यह मेरी ताकत है। इसलिए मैं अपनी बात कहने से डरता नहीं हूं। बात समझ में आई आपको? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।